नमस्कार, स्वागत है आपका पी फॉर पहाड़ न्यूज की इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामिका चौधरी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में। आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोचिए, किसी दिन सवेरे आप खड़े हों, उठें, जगें और आपको एक कॉल आए जिसमें कोई व्यक्ति आपसे कहे कि वह पुलिस अफसर बोल रहा है, सीबीआई का ऑफिसर बोल रहा है या ईडी का ऑफिसर बोल रहा है। वीडियो कॉल हो या नॉर्मल कॉल हो और आपको लगे कि माहौल पीछे से जो बैकग्राउंड है वो थाने का है या किसी ऐसे ही दफ्तर का है, और जो अफसर हो उसकी आवाज भी रौबीली हो और वो सख्त लहजे में आपसे कहे कि आपके वीडियोज वायरल हो रहे हैं या आपके अकाउंट में कोई ऐसा पैसा आया है, ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जो संदिग्ध है और आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो शायद आपकी नींद टूटने से पहले ही टूट जाएगी, यानी आप घबरा जाएंगे। ऐसे ही होता है जो आजकल नया ट्रेंड चला है, डिजिटल अरेस्ट या साइबर क्राइम्स का, साइबर फ्रॉड का, यूपीआई ट्रांजैक्शन का। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले लगातार बढ़े हैं। लोगों ने करोड़ों रुपया ऐसे ट्रांजैक्शंस या ऐसे कामों में करके लोगों को डरा धमका के उगाही की है, और हालांकि इसमें पुलिस भी कई अपराधियों को पकड़ी है अभी तक। अभी जो मेरे पास हालिया आंकड़ा है वो है, गृह मंत्रालय ने अगस्त 2025 में ही ये डेटा रिलीज करके बताया है कि CFRMS सिस्टम की मदद से अब तक 17 लाख से ज्यादा शिकायतों पर कार्रवाई हुई है और 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बचाई गई है। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा पुलिस अधिकारी साइबर क्राइम से लड़ने की ट्रेनिंग ले चुके हैं, ये भी गृह मंत्रालय का डेटा बताता है। हालांकि जो मैं एनसीआरबी की वेबसाइट, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट ब्यूरो की वेबसाइट देख रहा था, उसमें अलग अलग कैटेगरी में डेटा अवेलेबल है नहीं। पूरा समग्र साइबर क्राइम का डेटा है और वो 2022 का है, तो मुझे लगा अभी उसकी रिलीवेंस उतनी नहीं है, क्योंकि आजकल लगभग कोई दिन ऐसा नहीं होता जब अखबारों में उत्तराखंड के खासकर किसी न किसी शहर, किसी न किसी जिले से साइबर क्राइम से जुड़ी खबर ना हो। ऐसे में हमारी पी फॉर पहाड़ न्यूज की टीम को लगा कि किसी साइबर क्राइम से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने वाले व्यक्ति से बात होनी चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति से बात होनी चाहिए जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कामिका चौधरी। आप कई कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में साइबर सिक्योरिटी पे लेक्चर्स दे चुकी हैं। अभी हालिया मई में आप ऑस्ट्रिया में एआई रिलेटेड टॉपिक्स पर लेक्चर दे करके लौटी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू, और आज का पहला सवाल है मेरा। मैम, सबसे पहले हमारी दर्शकों को आम भाषा में बताइए कि साइबर क्राइम आखिर है क्या, ये किस बला का नाम है? जी, मैं शुरुआत करूंगी कि आजकल के दौर में हम दो दुनिया में जी रहे हैं। हम सभी ने सुना है कि हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। हम फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ में आजकल डिजिटल वर्ल्ड में भी रहते हैं। आई थिंक ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आजकल सभी जिनसे सभी को पता है, वाकिफ है। ठीक है, साइबर क्राइम, सबसे पहले इसे दो हिस्सों में हम तोड़ते हैं। साइबर क्या होता है एंड देन साइबर क्राइम क्या होता है, क्योंकि क्राइम हमें पता ही है क्या होता है। ठीक है, साइबर आपका कोई भी ऐसी चीज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, ये इसकी डिक्शनरी की परिभाषा है। साइबर क्राइम वो क्राइम जो आपके डिजिटल डिवाइसेस की हेल्प से किए जाते हैं। ठीक है, फिजिकल क्राइम हमारे होते थे कि हमें फिजिकली प्रेजेंट होना होता था, तब हमारे साथ कुछ क्रिमिनल घटनाएं होती थी। लेकिन साइबर क्राइम के लिए हमें सिर्फ डिजिटली अवेलेबल होना होता है, एंड फिर हमारे साथ हर किस्म का क्राइम किया जा सकता है, चाहे वो पैसे खोने से रिलेटेड हो, चाहे चोरी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे डेटा जाने से रिलेटेड हो, या फिर हमारी ही दूसरी तरीके की आईडीज बना के उनका इस्तेमाल करने से रिलेटेड हो। तो किसी भी तरीके का क्राइम आजकल पॉसिबल है, हो रहा है साइबर क्राइम की दुनिया में। तो ये होता है साइबर क्राइम। मैम, हम अमूमन डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग मेल्स, साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन, डीप फेक, साइबर फ्रॉड या साइबर स्कैम्स, डार्क वेब और स्कैम आदि शब्द सुनते रहते हैं। जी।
इन सब के बारे में चाहे आप एक एक लाइन में ही हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को, जो ऐसे दर्शक हैं जो इन शब्दों से वाकिफ नहीं है, जो इन चीजों से वाकिफ नहीं है, वो भी वाकिफ हो जाएं और फिर हम इंटरव्यू को आगे लेके चलें। जी जी जी। तो आपने सबसे पहले बोला है डिजिटल अरेस्ट, जो सबसे ज्यादा आजकल सुनने में जो हम सबसे ज्यादा टर्म का मतलब चारों तरफ से हमें सुनाई देता है, जिसके हमारे आसपास के अब ऐसा है कि हमसे रिलेटेड लोग ही इस वाली चीज से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल अरेस्ट आपका क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया फिजिकल अरेस्ट एंड नाउ इट इज डिजिटल अरेस्ट। तो आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया है, डिजिटल अरेस्ट में कोई भी जो साइबर क्राइम करता है, ठीक है, वो आपको एज एन पुलिस ऑफिसर या फिर आपका सीबीआई ऑफिसर या फिर आपका ईडी ऑफिसर, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक वीडियो कॉल आई है एंड उस वीडियो कॉल में जो आपके सामने ऑफिसर है वो किसी ना किसी बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ ही ऑफिसर है एंड एक बहुत जेन्युइन ऑफिसर है। ठीक है, तो आप जब ऐसी वीडियो कॉल को अटेंड करते हैं तो उस टाइम पे आपको ऐसे हो जाता है कि मतलब यू गेट सरप्राइज्ड। पहला शॉक आपको उस ऑफिसर को वीडियो कॉल पे देख के ही लगता है कि ये वीडियो कॉल मेरे पास किसी ऑफिसर की क्यों आई है। अब उस वीडियो कॉल में जब आप प्रोसीड करते हैं फर्दर तो आपको पता चलता है, जो कि आपको पहले से आपको जिस चीज की जानकारी नहीं थी, उस वीडियो कॉल के द्वारा आपको इस टोन में समझाया जाता है कि आपने ये क्राइम किया है, इस जगह पे आपका नाम है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो। एंड अपनी बात को पुख्ता करने के लिए एग्जाम्पल भी ऐसे दिए जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हैं, जिनके नाम हम सब ने न्यूज़पेपर में या न्यूज में सुने होते हैं, तो उनका नाम लेके आपको बोला जाता है कि आपका नाम उस पर्टिकुलर पर्सन ने लिया है, इसलिए आप भी इस लिस्ट में आपका नाम भी शामिल होता है। तो ये किसी नॉर्मल इंसान को इस बात को डाइजेस्ट करना इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। एक साइकिल अटैक होता है आपके ऊपर, तो वो जो साइकोलॉजिकल अटैक होता है उस टाइम पे आप सही से अपनी पूरे प्रेजेंस के साथ में, पूरे आपके मेंटल प्रेजेंस के साथ में आप रिस्पॉन्ड कर सके तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको जब आप सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पहला इतना सॉलिड आपको मेंटल अटैक देते हैं ना, एंड उसके बाद में व्हाट दे डू कि आपको डिजिटली अरेस्ट करके रखते हैं। मतलब आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आपके आसपास भी अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका बच्चा, आपका नीस नेफ्यू कोई भी दिख गया है तो उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रैक्टिस करके उस चीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं वो क्रिमिनल्स की, क्योंकि सामने वाले को अगर थोड़ा भी डाउट होता है ना तो उसके बाद दैट पर्सन विल नॉट बी सक्सीडेड। ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि साइबर अटैक या जिसका एक डिजिटल अरेस्ट भी एक हिस्सा है, ये यूपीएससी के पेपर की तरह है। हम हमेशा क्या करते हैं, पहला थर्ड अटेम्प्ट है यूपीएससी का। पहले अटेम्प्ट में जिसको साइबर क्राइम करना होता है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, वो पहला अटेम्प्ट है जहाँ पे आप एज ए विक्टिम फेल होते हैं, क्योंकि आप अपनी इंफॉर्मेशन डिजिटल वर्ल्ड में छोड़ते जाते हैं, आपके बहुत सारे फुटप्रिंट्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में वो आपकी इंफॉर्मेशन को पूरे अच्छे से एनालाइज करता है, उसके जितने भी लूप होल्स हैं वो सारे लूप होल्स को पढ़ता है, देखता है एंड एक बहुत अच्छी तैयारी करता है कि उसे क्या परफॉर्मेंस देनी है। एंड थर्ड अटेम्प्ट होता है जब वो एक्चुअली इंटरव्यू वाला जो अटेम्प्ट होता है ना, थर्ड स्टेज आपके सामने होता है। ठीक है, बस आपके सामने वो फोन कॉल पे प्रेजेंट होता है एंड वो परफॉर्मेंस जो होती है वो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, जिसमें इसीलिए हमारे पास इतने सारे केसेस हैं। आपने सुना भी होगा कि कुमायूं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर से ही अभी ₹47 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ है। ये कोई वीसी है राजस्थान यूनिवर्सिटी जी 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 1.5 करोड़ के आसपास का। जी 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 2 हफ्ते तक डिजिटल अरेस्ट रखा है। आप ये देखिए कि 2 हफ्ते कितना लंबा टाइम ड्यूरेशन है। 15 डेज, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप 15 दिन से उसी मेंटल कंडीशन में, उसी प्रेशर के अंदर आप घूम रहे हैं। एंड फाइनली अपने आप को रिलीव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने डर को खत्म करने के लिए, एक्चुअली तो आपको डराया ही जाता है ना, उस डर को खत्म करने के लिए यू जस्ट ट्रांसफर द मनी। तो आप इस टाइम पीरियड पे इस पूरे सिचुएशन को हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपने क्या बोला? फिशिंग। जी जी, फिशिंग अटैक। हाँ, फिशिंग
देखिए सारे जितने भी टर्म्स है ना, हम नॉर्मल जो हमारी लाइफ में चीजें होती है उनसे रिलेटेड ये टर्म है। फिशिंग में हम क्या करते हैं, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। मछली को कैसे पकड़ते हैं, हम वो कांटा फेंकते हैं ना, जाल फेंकते हैं, उसमें कुछ खाना लगा के। सिमिलरली हम लोगों के साथ फिशिंग अटैक कैसे हो पाता है, वो फिशिंग अटैक हो पाता है कि आपको एक ईमेल सेंड कर दी जाएगी, ठीक है, आपको एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा, आपको किसी वेबसाइट का यूआरएल सेंड कर दिया जाएगा, उसमें आपको बोला जाएगा इस पे क्लिक कीजिए एंड आपने ये चीजें जीती है, ठीक है, यहाँ पे आपको इतने पैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये पहली बार होता है। तो पहली बार जब होता है एंड तो हमें क्या लगता है, हम बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं उस चीज पे भरोसा करने के लिए, एंड क्योंकि हमें खुशी होती है, उम्मीद होती है और हमें खुशी होती है, हमें लालच होता है, ठीक है, तो उस लालच में हम क्लिक करते हैं एंड हम अपनी जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो खो देते हैं एंड हम एक सस्पेक्ट बन जाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्राइम के। जी, सेक्सटॉर्शन में आपकी जितने भी आजकल सभी बच्चे हम देखते हैं, बच्चों के साथ जनरली ज्यादा होता है कि फेसबुक अकाउंट सबके होते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके होते हैं, तो हम डेली बेसिस पे अपनी जो फोटोज हैं, अपनी वीडियोज हैं, वो पोस्ट करते रहते हैं। सेक्सटॉर्शन में आपकी इमेजेस को मॉर्फ कर दिया जाता है, उनको एडिट कर दिया जाता है एंड फिर उन इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है वापस वही कि आपकी जो सोसाइटल इमेज है वो खराब कर दी जाएगी। तो ये आपका सेक्सटॉर्शन में आता है। डीप फेक तो बहुत ही, मैं कहूंगी, ब्लंडर ही है। डीप फेक तो हम कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन तब भी ये दिखाया जा सकता है कि आप वहां एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। डीप फेक मतलब जी सेलिब्रिटीज के साथ हमने देखा है कि हुआ है। एंड डीप फेक में आपकी आवाज, आपका चेहरा, आपके एक्सप्रेशन, आप कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, वो सारी चीजें का डेटा इकट्ठा किया जाता है एंड फिर उस डेटा को एआई मॉडल, उससे हम ट्रेन करते हैं। एआई मॉडल ट्रेन करने के बाद एक पूरी वीडियो जनरेट हो जाती है, जो भी आप उस वीडियो में आप रिएक्ट करवाना चाहे, बुलवाना चाहे, किसी कोई ऐड करवाना चाहे, कोई कैंपेन करवाना चाहे, कोई फेक न्यूज फैलवाना चाहे, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। डीप फेक के लिए ये मैं थोड़ी समझना चाह रहा हूँ, क्या सोशल मीडिया पे जो हम फोटोज डाल रहे हैं या अब डेटा अपडेट कर रहे हैं वही एक तरीके से काम आ रहा है ना? हाँ, सबसे ज्यादा हमारा डेटा ही उन लोगों के लिए प्रोडक्ट है, ठीक है। हमारा डेटा हमारे लिए तो है ही, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते हैं चीजों को ना, रियलाइज नहीं करते हैं, या फिर हम ये जो आपका सोशल मीडिया है उससे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। वो बहुत पॉजिटिव चीजें भी हैं उस सिक्के के और बहुत नेगेटिव चीजें भी है। अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि हम कैसे अपने आप को बचाते हुए उसके पॉजिटिव चीजों को ग्रहण कर सके एंड उन्हीं को यूज करके जो भी एडवांटेजेस है उनको ले सकें। साइबर फ्रॉड और साइबर स्कैम। जी, साइबर फ्रॉड एंड साइबर स्कैम में बोलूंगी कि स्टूडेंट साइबर फ्रॉड होता है, आपका होता है जॉब स्कैम्स जो होते हैं, ठीक है, जॉब प्रेजेंट नहीं होती है एंड एक फ्रॉड मेल एंड फ्रॉड इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, आप यहाँ पे रजिस्टर कीजिए एंड यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे जॉब मिल जाएगी, ठीक है। एक उसमें जॉब स्कैम हो जाता है, दूसरा आपका लॉटरी स्कैम होते हैं, तीसरा आपका ये जो इंश्योरेंस वाला होता है, चौथा आपका इन्वेस्टमेंट करिए आप। तो ये सारी चीजें आपकी साइबर फ्रॉड के अंदर, जितने भी तरीके के फ्रॉड बस साइबर से रिलेटेड। डार्क वेब का नाम बहुत चलता है, डार्क वेब एंड साइबर क्राइम नेटवर्क्स। जी जी जी, डार्क वेब को हम ऐसे समझ सकते हैं, वेब हमारा, वेब मतलब एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड, इंटरनेट समझ लीजिए, ठीक है। इंटरनेट का वो हिस्सा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को करने के लिए यूज होता है, जिसे हम नॉर्मल कॉमन पीपल नहीं यूज करते, नहीं एक्सेस करते हैं, ठीक है। वो जो .com में नहीं है, .in में नहीं है, वो .com में नहीं है, वो पर्टिकुलर हिस्सा जो सिर्फ वो स्पेस इसीलिए बचाया गया है कि जिससे जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, उनको हम उसकी हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकें। ये आप लोगों को के शब्दों से परिचित करवाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज का इंटरव्यू लगभग इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द रहने वाला है और ये बार बार आएंगे, इसलिए हमने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा था। मैम, कॉमन मैन या स्टूडेंट सबसे ज्यादा किस तरह के साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं? और ओटीपी, यूपीआई स्कैम्स, फेक जॉब ऑफर जैसा आपने भी कहा, सेक्सटॉर्शन या लॉन फ्रॉड, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा है जिसका शिकार हो सकते हैं? और इन मतलब कॉमनली यूज कौन सा हो रहा है? जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ बुजुर्गों की से लेकर के, मतलब मैं ये कहूंगा कि बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक प्रभावित, सब प्रभावित एक तरीके से। जी जी जी, तो प्लीज बताइए कौन सा कॉमन? सबसे ज्यादा कॉमन है हमारे लिए आजकल जो हमारा यूपीआई एंड ओटीपी बेस्ड स्कैम है। ओके जी, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल होता है आजकल, क्योंकि
अब मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर नहीं, कुछ हिस्सा सोसाइटी का है जिसको पता है इन सारी चीजों का, कुछ हिस्सा अफेक्ट होके पता कर पा रहा है, कुछ हिस्सा पढ़ के बात करके या सोसाइटी में प्रेजेंट है तो बातें फैल रही हैं कि भाई साइबर क्राइम भी कुछ होता है ना। ऐसे हमें डिजिटल अरेस्ट का काफी लोगों को पूरा डिटेल में ना पता हो, लेकिन पता है कि कुछ तो गड़बड़ है ये, है ना, कुछ तो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, राइट। सिमिलरली सबसे ज्यादा जो इजी चीज है फ्रॉड करने में, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, वो आप अपना यूपीआई जो हम है, ओटीपी बेस्ड जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, कि मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितनी ज्यादा करते हैं, है ना। तो उसमें आपको क्या चाहिए, उसमें आपको एक ओटीपी चाहिए, है ना। तो वो ओटीपी मुझे लगता है कि मेरे जितने भी पार्सल्स आते हैं कोई भी आ सकता है, ठीक है, एंड इतना कॉमन है कि मैं भी फंस सकती हूँ, है ना, क्योंकि हमेशा ही ओटीपी बताना होता है। आपका ब्लू डार्ट से कोई पार्सल आता है, ठीक है, तो वो पहली चीज क्या होती है, आज की डेट में सारा काम ही ऑनलाइन चल रहा है। मतलब हम मार्केट का जो भी सामान खरीद रहे हैं वो ऑनलाइन खरीदते हैं, हम पार्सल कर रहे हैं ऑनलाइन हो रहा है। जी। इंडियन पोस्ट भी आपको मैसेज भेजता है। आप ये देखिए कि हमारे जोमेटो कर रहे हैं तो ऑनलाइन हो रहा है। 10 मिनट का खेल हो गया है, ठीक है। 10 मिनट में हम मार्केट जाके अपना सारा सामान नहीं ला सकते हैं, पर ब्लिंकिट आपको 10 मिनट में कुछ भी हाजिर करवा सकता है ना। तो ये ऑल इन ऑल 10 मिनट का खेल है, बट वो 10 मिनट के लिए हम कितना कुछ खो सकते हैं, वो एक्चुअली में इम्पैक्टफुल है ना। वो हर तरीके से इम्पैक्टफुल है इन द नेगेटिव सेंस, राइट। तो ये जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, ये ओटीपी बेस्ड ज्यादा होते हैं, एंड आपका जो क्यूआर कोड बेस्ड होते हैं। इसमें यहीं पे यही है कि आप ना गांठ बांध लीजिए, कुछ भी हो जाए आप अपना क्यूआर कोड एंड ओटीपी देख के, समझ के, सामने वाले को एनालाइज करके, जितनी आपके अंदर शक्ति है किसी को एनालाइज करने की, उसके बाद ही शेयर करें। मैम जैसे इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी से पेमेंट लेनी है, जी, है ना, जी, और मैं अपना क्यूआर कोड शेयर करता हूँ, जी, तो क्या उससे भी मैं कंगाल हो सकता हूँ? जी बिल्कुल। कैसे? क्यूआर कोड शेयर करने की आपको जरूरत नहीं, आपको 2 ऑप्शन देता है। आप क्यूआर कोड वहां शेयर कीजिए जिसको आप जानते हैं, जिसपे आप भरोसा करते हैं। ब्लाइंडली आप क्यूआर कोड किस लिए शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, आप जिसके साथ हैं, ठीक है, जिसको आपको पता है कि अगर धोखा भी दिया तो आई कैन फाइंड दैट पर्सन, आप उस इंसान के साथ क्यूआर कोड नहीं शेयर कर सकते जो आपको एक रैंडम पर्सन है और कॉल करके बोल रहा है कि शेयर योर क्यूआर कोड एंड मैं आपको इतने पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पैसे रिसीव करने के लिए आपको कभी भी कुछ भी शेयर नहीं करना पड़ता। इस बात पे आप गांठ लगा लीजिए, ना तो आपको ओटीपी शेयर करना पड़ता है, आपके अकाउंट में बिना ओटीपी शेयर किए, बिना क्यूआर कोड शेयर किए पैसे आ जाएंगे। जिसको आपको पैसे भेजने हैं उसके पास आपका अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। अकाउंट नंबर आपका ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आपके साथ सिर्फ एक अकाउंट नंबर से फ्रॉड हो सके। दूसरी बात, अगर आप यूपीआई का यूज करते हैं तो आपके नंबर पे भी तो यूपीआई आईडी है आपके पास, मतलब यूपीआई आईडी शेयर करना सेफ है। आपका फोन नंबर से भी आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्यूआर कोड से आपकी सारी डिटेल स्कैन हो जाती है, ठीक है। तो आप अपना क्यूआर कोड, इसलिए 2 चीज हम हमेशा सुनते हैं कि ओटीपी मत शेयर कीजिए, क्यूआर कोड मत शेयर कीजिए। एक तरीके का मैंने इस मामले में एक तरीके की लगातार मैं खबरें देख रहा हूँ बीच में, जी आजकल थोड़ी कम देख पा रहा हूँ, या तो मैं मिस कर रहा हूँ या ऐसा हो सकता है कि ये बदला हो, जी क्रिमिनल्स का थॉट बदला हो। जी बीच में कुछ कई बार ऐसी खबरें में हम लोगों ने देखी कि ओटीपी ही नहीं आया, जी आपको सिर्फ एक कॉल आई है या मिस कॉल आई है, हाँ जी, तो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ट्रांजैक्शन आप कंगाल। जी, ये ऐसा कैसे हो पाता है? हाँ, आजकल ऐसा, मतलब पहले बीच में ऐसा बहुत होता था, लेकिन अभी ये बंद हो गया है। अच्छा, जी बंद नहीं हुआ है आजकल ऐसी खबरें कम है, आजकल डिजिटल अरेस्ट एंड, क्योंकि अब इसमें भी जमाना बदल रहा है ना, इसमें भी आपका क्यूआर कोड, क्रिमिनल्स भी अपडेट हो रहे हैं, क्रिमिनल्स तो हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा अपडेटेड है, तभी तो दे कैन फूल अस, दे एक्चुअली फूलिंग अस, है ना। तो इसीलिए वो हमारी कम जानकारी का, ठीक है, कम अवेयरनेस का फायदा उठा के दे आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स विद अस। जी मैम, अगला सवाल है, हाँ जी, कि साइबर अपराधी कौन कौन से हथकंडे अपना रहे हैं? क्या सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, एआई जनरेटेड डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग अब इनके मेन टूल बन गए हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब इन टर्म्स को ना थोड़ी डिस्क्राइब करते हुए हमारे दर्शकों को थोड़ी बताइए कि कैसे सोशल मीडिया से कैसे हो सकता है, या ये डीप फेक है, हाँ जी, या वॉइस क्लोनिंग है, इसको कैसे क्रिमिनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, सोशल मीडिया से सबसे पहले बात करते हैं कि आपका सोशल मीडिया का अकाउंट प्रेजेंट होता है, उस अकाउंट को क्या कर लिया जाता है,
हैक कर लिया जाता है। जी। हमने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उन लोगों तक के अकाउंट क्या है, हैक हो जाते हैं। हालिया एग्जांपल मुझे ध्यान जी। है, लास्ट ईयर का शायद है जी बहुत एक अच्छा संस्थान है, यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा जी। चलता है उनका, वो जी। पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, जी उनका पूरा यूट्यूब चैनल हैक करके पूरा मटेरियल डिलीट कर दिया गया। जी 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 जी। आप ये सोच लीजिए कि जो जिनका बहुत अच्छा सोशल मीडिया अकाउंट है, जिनका एक्चुअली उसी पे सब कुछ वर्क कर रहा है, उसका आप अकाउंट डिलीट कर देते हैं, आप उसका एक फेक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, फेक आईडी क्रिएट कर देते हैं। उस सोशल मीडिया अकाउंट से आप मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं फिर, जी। है ना। तो आप उस सोशल मीडिया अकाउंट को एक फेक अकाउंट क्रिएट करके आप मिस इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, जिसके करोड़ों के इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप उसके अकाउंट से एक लाइन भी लिखते हैं तो वो कितने लोगों को इम्पैक्ट करती है ना। 4 शब्द भी लिखेंगे तो कितने लाखों लोगों से देखेंगे, कितना उसकी इमेज को आप खराब कर सकते हैं। दूसरी बात, एक सोशल मीडिया अकाउंट किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, उसकी पूरी आइडेंटिटी है। आप उसके अकाउंट को हैक करेंगे तो यू आर एक्चुअली डिलीटिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, एंड आप उस अकाउंट से उसके बाद आप उसका जैसे चाहे वैसे गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस इंसान को ब्लैकमेल कर सकते हैं, उससे जितना पैसा चाहे उतना पैसा ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक सोशल मीडिया अकाउंट को के साथ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने बोली वॉइस क्लोनिंग, इस पे मैं थोड़ी सी और बात करना चाह रहा हूँ। जी। क्या मान लीजिए जैसे मैं हूँ या मेरा कोई फ्रेंड है, जी। उसका फेसबुक अकाउंट है, जी है ना जी, और उसने प्रोफाइल लॉक नहीं की है, हाँ जी, तो क्या उससे उसकी फोटोज को डीप फेक वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए तो यानी माने मैं फेसबुक अगर फ्रेंड बनाऊं या इवन इंस्टाग्राम या लिंक्डइन वगैरह जहां भी मेरी प्रोफाइल है, सोशल मीडिया में प्रेजेंस है, वहां मैं जानने वालों को ही रखूं, उसके अलावा किसी को ना रखूं। आप ये कहना चाहेंगे क्या इस मामले में? देखिए, 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं इसमें। एक, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे लिंक्डइन करियर बेस्ड है, ठीक है। या फिर जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्चुअली तो करियर ही है ना, है ना। एक फॉर्म में, एक सेंस में तो करियर ही है। तो उस केस में तो आपको अपना अकाउंट पब्लिक रखना ही पड़ेगा, है ना। दूसरा केस है कि नहीं, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो बहुत पुराने भी फ्रेंड्स हैं, मैं कब से नहीं मिली हूँ, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट हो सकती हूँ। एक सोशली कनेक्ट करने का जरिया है आपके लिए, जिन लोगों को आप जानते हो या आने वाले टाइम में जिनको जान रहे हो, तो उस टाइम पे आप अपना अकाउंट क्या कर सकते हो, प्राइवेट रख सकते हो। जितना अकाउंट प्राइवेट रहेगा उतनी ज्यादा आप इन चीजों से बच सकेंगे। जितना अकाउंट पब्लिक है उतने ज्यादा आप ओपन है, फिर आप हर चीज के लिए ओपन है, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका प्राइवेट अकाउंट भी है तो भी आप खतरे की जद में तो है। हाँ, वो तो है ही, है ना, क्योंकि फिर और अलग तरीके हैं। आपने गलती से भी किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट में आपको एक हैप्पी दिवाली का मैसेज सेंड कर देंगे, है ना। एंड उस हैप्पी दिवाली के मैसेज पे आप क्लिक करेंगे, उसके पीछे इतनी सारी कोडिंग प्रेजेंट होती है कि वो क्लिक करते ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन अपने आप जो हैकर है उसके सिस्टम में एक्सेस हो जाती है। दूसरा, इसमें जो एआई जनरेटेड डीप फेक है, जैसे आपने अभी मुझसे कहा कि अभी आप मेरे ख्याल से दूसरा सवाल हमारा था, जिसमें आपने एक्सप्लेन किया कि कोई भी वीडियो या कुछ भी बनाया जा सकता है एआई की मदद से। तो क्या मेरी सोशल मीडिया में जो फोटोज हैं या वीडियोस हैं या रील्स हैं, जैसे मैं आजकल देखता हूँ कि बस तो बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक एवरीबॉडी, राइट, रील्स या शॉर्ट्स पे चल रहा है। जी, क्या इन सबको डिफेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यही सारी चीजें तो इस्तेमाल होती हैं। वो डेटा, आपकी 10 रील को इकट्ठा करो, आपकी 10 रील को एक जगह सेव करो। 10 रील में आपके कितने अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है। 10 रील में हो सकता है 5 में आपकी आवाज भी हो, 5 जगह हो सकता है आपने सॉन्ग्स यूज किए हो, आप कैसे दिखते हैं पूरा सब कुछ नजर आ रहा है। तो वहीं से डेटा एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे तो माने YouTube पे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं इस समय, या इंस्टाग्राम पे भी ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स रील्स पे हैं, जैसे खासकर मैं देखता हूँ कि जिसको हम जेन जी कहते हैं आजकल, या यूथ भी, इवन हमारी पीढ़ी के लोग भी, ये सब लोग रील्स वगैरह पे काम कर रहे हैं। सब काम कर रहे हैं, सब एवरीबॉडी इज ओपन टू ऑल द काइंड्स ऑफ द क्राइम, हर कोई। तो आप देखते तो हैं जितने भी आपने मतलब बहुत बड़ा वो है, हाँ, बहुत बड़ा है कि कोई भी टारगेट हो सकता है, कोई भी टारगेट हो सकता है। वी ऑल आर ओपन टू दिस थिंग, ठीक है। एंड दूसरी चीज इसी में ये भी है, और एक चीज मेरा इसमें एक क्वेश्चन और है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बार-बार, जी, लेकिन मुझे मतलब ये मेरे लिए ये बातचीत मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, है ना। तो और मेरे दर्शकों के लिए तो खैर डेफिनेटली है ही है। हाँ जी। जो ये वाला है, डीप फेक वाला है, इट मींस कि किसी भी तरीके का वीडियो बन सकता है, पोर्नोग्राफी बन सकती है, बिल्कुल, है ना जी। और या जैसे
नौकर की तरह काम करवाया जा सकता हाँ, है, कुछ भी कुछ भी हो सकता है, आप ये देखिए भिखमंगा बनाया जा सकता है, आपको मतलब एंटी नेशनल भी बनाया जा सकता है। हाँ, मतलब ये है बहुत ना, बड़ा खतरा है। देशद्रोही बना, आपकी वीडियो बनाओ और आप उसमें एंटी नेशनल स्लोगन चैंट कर रहे हैं, हाँ, है ना, तो वो कितना बड़ा आपके ऊपर केस बन दाग सकता है उसका। दाग होगा। दाग ही है एक्चुअली, एंड प्लस आप जो क्रिमिनल प्रोसीजर से जा सकते हैं, हाँ, है वो ना, भी एक मेंटल आप ट्रॉमा है। एंटी नेशनल तो नहीं हो सकते ना, कोई भी नहीं, मतलब कौन चाहेगा कि कोई उसके भी साथ नहीं जा चाहेगा। रहे? तो इट इज लाइक हम बहुत वो मेंटल ट्रॉमा है किसी के लिए। मेंटल ट्रॉमा है। मतलब इवन मैं तो कह रहा हूँ कोई भी इस तरीके का अगर डीपफेक आ रहा है तो मेंटल ट्रॉमा है। जी। बीच में मैं कई सेलिब्रिटीज के देखता था कि वो हाँ। बयान आ रहे हैं भाई, उन लोगों के बयान आ रहे हैं और हम लोगों को पता भी तभी चला हाँ। क्योंकि उन लोगों ने रिपोर्ट किया। हाँ। अगर वो लोग उसको, क्योंकि हम ना हमेशा से हमें आदत है, अभी हमें डिजिटली आदत है, पहले हमें कैसे आदत थी कि हम फिजिकल फॉर्म में देखते थे, सेलिब्रिटीज थे, सबके पोस्टर्स हर जगह यूज होते हैं, हाँ। है ना, वो नहीं सब जगह देख सकते, हाँ, नहीं देख है ना, तो, लेकिन अभी क्या है, हम सब चीज डिजिटली देख रहे हैं। मेरे ख्याल से जी। कोई सेलिब्रिटी इधर भी किसी ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि मेरी आवाज और इस हाँ पे जी। थोड़ी वो लगाई है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब ऐसे कुछ रोक के जी, लिए। मैं जी, जी। पूरा ढंग से पढ़ नहीं पाया था उस एक खबर को। मुझे याद है रश्मिका मंदाना का हाँ, केस तो उनका याद तो ही है मतलब वो तो जी, बहुत वहीं से वैसा डीप फेक मैंने फर्स्ट टाइम उसको मतलब रश्मिका नोटिसेबल मंदाना था है, रश्मिका मंदाना के मेरे केस। ख्याल से ऐश्वर्या राय का भी कुछ ऐसा जी, हुआ था। जी, जी, तो जी। मतलब बहुत एक बहुत लिस्ट है एक prominent, तरीके एक से। लिस्ट है और जी। इवन नॉट ओनली लेडीज, हाँ जी, जेंट्स आर जेंट्स आल्सो। भी, राइट, क्योंकि बहुत किसी भी तरीके का क्राइम करा सकते हैं ना हम उस वीडियो को क्रिएट करके। आप एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं उस वीडियो के थ्रू जो, और आप फाइंड आउट भी नहीं कर सकते हैं कहाँ से जनरेट हुआ यही बड़ा है ना, तो इट इज लाइक दैट। वॉइस क्लोनिंग। वॉइस क्लोनिंग देखिए, आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं ना, इन न्यूक्लियर फैमिलीज में भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, हम अपनी अपडेट देना पसंद नहीं करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं घर बता के नहीं आते हैं, क्या कर रहे हैं वो नहीं बताते हैं। ये जो गैप है ना, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है साइबर क्राइम में। ओके, ठीक है, कैसे इस गैप का इस्तेमाल किया जा सकता है? आपकी आवाज एज इट इज क्लोन कर ली जाएगी, ठीक है, सेम टू सेम आवाज। अब आप घर बता के नहीं आए कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज के बाद आप कॉलेज तक बता के आए हैं, कॉलेज के बाद आप दूसरी जगह भी जा रहे हैं, ये घर पे नहीं पता है। हाँ। आपके घर फोन जाएगा, ठीक है, आप ही की सेम आवाज होगी, आप घर नहीं पहुंचे हैं, एक तो आप घर नहीं पहुंचे हैं टाइम से, जिस टाइम पे हाँ, तो आपको ऊपर वाले पहुंचना वैसे ही था, वो tension गैप है, वो पहले से परेशान है, एंड आप ही की सेम आवाज में बोला जाएगा कि मेरे को यहाँ पे किडनैप कर लिया है, इन्हें इतने पैसे ट्रांसफर करो, एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स करेंगे, कहीं से भी अरेंज करे तो वो करेंगे। तो ये भी मतलब ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। यही बोला जाता है मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मम्मी पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, आपको कहीं गलत जगह पे भी बुलाया जा सकता है। ये दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दैट इज द वॉइस क्लोनिंग। तो इस गैप को प्लीज भरिए अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, आप जहाँ भी है, अपनी फैमिली में अटैच्ड अपना जो भी कम्युनिकेशन है उसे प्लीज बना के रखिए, है ना। यू नेवर नो अबाउट द थिंग्स, ठीक है, हम सब इतने ज्यादा ओपन अप है कि वी आर ऑल इनटू द सेम स्पेस, है ना, एंड ओपन टू ऑल काइंड ऑफ द साइबर क्राइम। तो अपने आप को प्लीज थोड़ा सा विजिलेंट रखने की बहुत जरूरत है। अगला सवाल है मैम, ये जो डिजिटल अरेस्ट में पीड़ितों पर दबाव बनाने के लिए जी कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी, और क्या अपराधी अब वॉइस क्लोनिंग, मतलब जैसे अभी तक हम वॉइस क्लोनिंग तो ऐसा शब्द है जैसे हम अभी तक सुनते थे सिम क्लोन हो गया, हाँ, या एटीएम क्लोन हो गया, जी जी, अभी नया आया कि वॉइस क्लोन हो गया, हाँ जी, है हाँ ना। जी, हाँ जी, तो वॉइस क्लोनिंग है या एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, आप जब दो तरीके का आपका डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, पूरा टाइम हो सकता है वो वीडियो कॉल पे ना प्रेजेंट हो, है ना, हो सकता है आपको ऑडियो कॉल आई हो, है ना, वो ऑडियो कॉल कुछ किसी इतने बड़े ऑफिसर की तरफ से हो जिसकी आवाज बहुत लोग पहचानते हो, ओके, है ना, तो उस केस में वॉइस क्लोनिंग का यूज किया जा सकता है। या फिर अपनी रियल आवाज छुपाने के लिए भी वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी तो नहीं लीक करनी ना, तो उसको सेव करने के लिए भी किसी और की आवाज का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो डिजिटल अरेस्ट के केस में मैं कहूंगी ये मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज को यूज करके तब एक तरीके का साइबर क्राइम इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो दैट इज द डिजिटल अरेस्ट। माने साइबर क्रिमिनल्स जो है वो हमारी सोच से बहुत आगे की सोच के रखते हैं। बहुत आगे, लेकिन हम तब भी हम कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं। फिशिंग लिंक्स और फेक पुलिस आईडी को पहचानने के आसान तरीके क्या हो सकते हैं, यानी आम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि ये फेक हैं, और
ये धोखेबाज हैं। खासकर जेनजी की लैंग्वेज में कहूँ अगर मैं, रेड फ्लैग्स कौन से हैं जिन पर तुरंत हमें सोचने को मजबूर करना चाहिए? तो आपने जैसे बात करी फिशिंग लिंक्स, ठीक है। देखिए जो जेन्युइन लिंक्स होते हैं ना, आप वो डिफर करते हैं जो नॉन जेन्युइन लिंक्स होते हैं उनसे, ठीक है। डिफरेंस होता है, बस हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि एक लिंक देख के उसके ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो कहते हैं ना हमें अंधा कर देता है वो लालच, तो हम उस लिंक पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आपका क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, वर्ड्स इधर के उधर हो सकते हैं, .com .org ना हो कि कोई ऐसा आपको डोमेन नेम होगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। .com .in .org ना कुछ और हो, ठीक है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे, बहुत जैसे एडिडास आप देखते हैं ना, तो कितने तरीके से एडिडास आपको दिखाई देता है, लेकिन आपको सारे एडिडास एक जैसे लग रहे होते हैं, कॉपी होते हैं, स्पेलिंग इधर उधर होती है। तो ऐसे ही जो फिशिंग लिंक्स का इस्तेमाल करता है, वो बहुत ध्यान से ऐसे वर्ड को मॉर्फ करता है, इधर से उधर करता है कि किसी का ध्यान ही ना जाए। एंड ऊपर की इंफॉर्मेशन जो उस लिंक के साथ में आती है, वो इतनी ज्यादा ल्यूक्रेटिव बनाता है कि हमारी पूरी साइकोलॉजी सिर्फ उसी चीज पे फोकस करे एंड वी क्लिक ऑन टू द लिंक। चाहे हमारी जैसे स्टूडेंट के केस में हो सकता है कि कोई स्कॉलरशिप दी गई है आपको, है ना, या आपको कोई अवार्ड दिया गया है, या आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है, आपको लेक्चर के लिए बुलाया गया है, क्लिक ऑन टू दिस लिंक, फिल द गूगल फॉर्म, है ना, इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। तो वो जो क्लिक ऑन टू दिस लिंक है, हमेशा हमें बहुत ध्यान से ही क्लिक करना चाहिए, ठीक है। आगे बताऊंगी मैं आपको कि इन चीजों से कैसे बच सकते हैं एक्चुअली में, है ना। लेकिन सबसे पहला जो चीज है कि आप ध्यान से देखें, कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा नोट करके चलने कि ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तभी मैं ये 4th स्टेप फाइनल स्टेप लूंगा। तो आपका जो लिंक का है वो ये कि आप ध्यान से देखें, ऐसे जो वेब पेजेस के एड्रेस दिए होते हैं आपको, ठीक है, उनको भी आप ध्यान से देखिए, ठीक है। SBI का एड्रेस है तो sbi.co.in ही होना चाहिए, उसकी जगह पे अगर कुछ और है, कोई भी वर्ड इधर से उधर है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो आप बच पाएंगे। अब आपकी सुरक्षा इसमें सब कुछ आप ही के हाथ में है, क्योंकि आप ही हैं वो जो एक्चुअली फंसेंगे। आप क्लिक जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है जी। फेक पुलिस आईडी वाला भी बता दीजिए कि कैसे पहचाने ये रेड फ्लैग, कैसे जाने कि ये रेड फ्लैग है। फेक पुलिस आईडी पहचानना, वो आपके, मुझे लगता है कि आपके मेंटल लेवल पे आप कितना उन चीजों से रूबरू हुए हैं उस पे ज्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए बहुत ज्यादा डिजिटल अरेस्ट भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब लोग नहीं कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। वो पुलिस आईडी फेक है या नहीं है, आप उनके बात करने के तरीके से, या आप कुछ ऐसे सवाल आपको आने चाहिए, या आपको पहले से नॉलेज हो कि इस जगह पे ये पुलिस वाला नहीं है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप सरनेम से भी चेक कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा भी अगर आपको प्रीवियस नॉलेज है तो आप उसी से ही पहचान सकते हैं, अदरवाइज तो फेक पुलिस आईडी मुश्किल है पहचानना जी। या फिर आप लोगो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, या जो बैजेस लगाए होते हैं वो आपको प्रॉपर उसमें देख सकते हैं, विजिबल अगर है तो, हाँ जी, स्पेलिंग मिस्टेक या लोगो ऑफ द पुलिस एंड कलर कॉम्बिनेशन जो यूज होता है वो आप चेक कर सकते हैं। मैम अगर कोई फंस ही जाए, हाँ जी, क्योंकि जी जैसा आपने अभी कहा कि आप भी फंस सकती हैं, मैं भी फंस सकता हूँ, मतलब हम लोग आपसे बातचीत के बाद मुझे लगता है मैं भी ठीक ठाक जागरूक हो जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन चूंकि आपने कह दिया कि मैं भी फंस सकती हूँ, हाँ, तो मैं भी मानता हूँ कि मैं भी फंस सकता हूँ। जी जी जी। बाय द वे कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि हम फंस ही जाए जी, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए जो हमें उठाना चाहिए? जी, सबसे पहला स्टेप तो अपने आप को ये एक्सेप्टेंस होती है कि ओके ये हो गया है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप परेशान होने से पहले, उसके लिए आप दुख मनाने से पहले, उसके लिए आप बैठ के 4 दिन सोचने से पहले, आपको सबसे पहले करना है कि आप अपना बैंक अकाउंट फ्रीज कराए, ठीक है। क्योंकि अगर मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, ओटीपी बेस्ड अगर आपका फ्रॉड हुआ है आपके साथ, तो सबसे पहले आप अपना ट्रांजैक्शन जो बैंक अकाउंट है उसे फ्रीज कराएं। दूसरे नंबर पे आप 1930 को डायल कीजिए, अपने फोन का वॉलपेपर बना लीजिए। अगर आपको नंबर नहीं याद रहता ना, ठीक है, आप कहीं भी इस नंबर को प्लीज सेव कर लीजिए, 1930 करके नंबर है, ठीक है। अपने फोन का कवर पे लिख लीजिए, ठीक है, एक पेपर में लिख के फोन के कवर के अंदर डाल लीजिए, क्योंकि आप अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम सभी एक ऐसी जगह पे लाई कर रहे हैं कि किसी के साथ भी हो सकता है, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, किसी के साथ भी कभी भी एनी टाइम, ठीक है। तो अपने आप को इस चीज से बचाने के लिए हमारे पास यही है कि आप
रिएक्ट करने में ज्यादा टाइम ना लें। पहली चीज तो पॉजिटिव जो आपको रिएक्ट करना चाहिए कि अच्छा ये हो गया है, जैसे आपको सेंस होता है तो अपना अकाउंट आप क्या कीजिए, फ्रीज करवाइए, ब्लॉक करवाइए, 1930 पे कॉल कीजिए, ठीक है। आप फिर रिपोर्ट कीजिए cybercrime.gov.in पे जाके आप रिपोर्ट कीजिए। एंड अगर आपने टाइम से रिपोर्ट की है तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पैसे वापस आ जाते हैं उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने से पहले, क्योंकि एक सर्टेन ड्यूरेशन होती है। उस ड्यूरेशन में अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट योर मनी बैक। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो जरूर रुपया वापस मिल जाता है, बहुत केस में मिल जाता है। देख रहा था कि 17 लाख से ज्यादा शिकायतों पर कार्रवाई करके 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, मतलब गृह मंत्रालय ये कहता है कि हमने वापस इतना होम मिनिस्ट्री के अनुसार 5,000 करोड़ रुपए वापस मिला है लोगों को। जी तो उम्मीद तो है। हाँ, इस वाले आप डेटा से स्टैट से आप समझ सकते हैं कि ये उन्हीं लोगों का होगा जो टाइम पे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जो बताने से ये नहीं सोचेंगे कि अरे यार मेरा बेवकूफ बना दिया, है ना, जो हिचकेंगे नहीं, जो एक्चुअली रिएक्ट करेंगे, जिनके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि मेरा पैसा वापस आए किसी भी तरह, है ना। तो वो रिएक्टिव जो आपका उस टाइम पे रिस्पॉन्स होना चाहिए वो आपको करना है। वर्तमान समय में सबसे बड़े साइबर खतरों की लिस्ट क्या है जी, अगर आप बता पाए तो, और इनमें से कौन सा मास लेवल पर लोगों को प्रभावित कर रहा है? जी, आजकल जैसे आपने सुना भी होगा, हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो डिजिटल अरेस्ट के केस आ रहे हैं। जी, आए दिन हमारे यहाँ कोई ना कोई केस जरूर दिखाई दे रहा है, स्पेशली कुमाऊं रीजन में। तो कुमाऊं रीजन में हमने देखा है कि यहीं काशीपुर के पास एक रिटायर्ड बैंकिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, उनके साथ 45 लाख का फ्रॉड हुआ है। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं जो कि लोहा घाट में प्रेजेंट है। नाउ जस्ट इमेजिन कि कितने पहाड़ में इंसान प्रेजेंट है, कोई पिथौरागढ़, लोहा घाट जैसे पहाड़ में प्रेजेंट है, एंड उनके साथ 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, एंड वो भी डिजिटल अरेस्ट के थ्रू। तो जो मैक्सिमम अमाउंट का फ्रॉड हमारा हो रहा है, वो मैक्सिमम अमाउंट का फ्रॉड हमारा डिजिटल अरेस्ट के थ्रू ही हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर के साथ में हुआ है, इसी तरीके से हमारे इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिस कम्युनिटी को किया जा रहा है वो है आपके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे रिटायर्ड आपके बैंकिंग ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है। तो उन लोगों को, क्योंकि एक तो ये होता है कि उन लोगों के पास आफ्टर रिटायरमेंट की जो लमसम अमाउंट होती है, इसीलिए वहां से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ज्यादा होप होती है कि एक बड़ी अमाउंट एक बार की में वो ले सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा आजकल प्रोमिनेंट है दैट इज योर डिजिटल अरेस्ट ओनली। वल्नरेबल है बुजुर्ग लोग। हाँ, बुजुर्ग लोग, उतने ही बच्चे हैं लेकिन बच्चे दूसरे तरीके के साइबर क्राइम में हैं, एंड दूसरा जो नंबर है वो आपका बुजुर्ग लोग जितने हैं, क्योंकि उन लोगों में अवेयरनेस भी कम होती है। फोन सबके पास प्रेजेंट है, मोबाइल फोन के बगैर तो ऑब्वियसली वी आर नॉट लिविंग, है ना। तो फोन सबके पास प्रेजेंट है लेकिन अवेयरनेस सबके पास नहीं है। जो हम मिडिल एज वाले जितने हैं उन लोगों को फिर भी पता है ना, कि ऐसी चीजें भी होती हैं, साइबर क्राइम भी कुछ होता है, भनक तो है, हमें पूरी जानकारी ना हो। लेकिन जो बच्चे होते हैं एंड जो आपके सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वो दोनों सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो आपका तबका है सोसाइटी का, वो लोग हैं साइबर क्राइम के लिए। मैम, डार्क वेब और इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क्स भारत तक कैसे पहुंच रहे हैं जी, और क्या लोकल गैंग्स भी अब डार्क वेब से जुड़कर काम कर रहे हैं और ठगी का या साइबर क्राइम का पेशा, एक तरीके से पेशा ही कहूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल पेशा ही है, क्योंकि ये तो अब पेशेवर ही हैं, जिस हिसाब से हमारी बातचीत हुई है। हाँ जी, ये पेशेवर ही लगते हैं। जी 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 जी, तो क्या ये पेशा लोकल गैंग्स भी कर रही हैं? देखिए, हम लोगों को तो नहीं आता ना, वो लोग भी मोबाइल ही यूज कर रहे थे, हम भी मोबाइल ही यूज कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो उधर वाला जो थोड़ा सा मैं कहूँगी न्यूसेंस मेंटेलिटी वाला जो तबका है, जिनको ये क्राइम वाली चीजों में जिनको इंटरेस्ट होता है, जिनको जल्दी पैसे कमाने हैं, है ना, तो वो लोगों के लिए अब कोई, क्योंकि हर जगह अगर एक चीज इंपॉर्टेंट है जानना कि हम मोबाइल को यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो एड्रेस है ना वो स्टोर हो रहा है, चाहे हम इस पूरे संसार में कहीं से भी बैठ के अपने मोबाइल फोन पे कुछ भी चीज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा एड्रेस स्टोर हो रहा है तो जो साइबर क्रिमिनल है वो जब हमारे साथ क्राइम करने की कोशिश करेगा तो उसका एड्रेस भी तो स्टोर होगा ना, कि वो कहाँ पे है ना। तो उस चीज से बचने के लिए
अब वो किधर शिफ्ट हो गए हैं? लोकल की तरफ एंड डार्क वेब की तरफ। वो हिस्सा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पकड़ पाना सबसे ज्यादा मुश्किल हो, जिसमें आइडेंटिटी आप अपनी छुपा सकें, जिसमें आप अपनी फुटप्रिंट्स छुपा सकें। तो इसलिए इन स्पाइट ऑफ यूजिंग नॉर्मल वेब, अब हम दे आर यूजिंग द डार्क वेब। क्या डार्क वेब का मतलब तोड़ ही नहीं है हमारे पास अभी तक टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो? नहीं, तोड़ तो है, ब्लूप्रिंट्स हम पकड़ पाए ऐसा कोई? जी, तोड़ बिल्कुल है, लेकिन वो वैसा हिस्सा है जिसमें हम बहुत मतलब 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, भारत जो है 10वें नंबर पे लाइक करता है एज अ साइबर सेफ कंट्री। ठीक है, हम बहुत ज्यादा भी वल्नरेबल नहीं है। ठीक है, 10वां नंबर एक साइबर सेफ कंट्री में आना एक अच्छा, एक गुड नंबर है। ठीक है, हमारा जितना भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का डेटा, गवर्नमेंट के पास कितना ह्यूज डेटा है ना, सारा पूरा भारत उस डेटा में आता है। आधार का डेटा, हर चीज का डेटा, हमारे हर चीज का डेटा गवर्नमेंट के पास। तो उनके पास भी तो इतने स्ट्रॉन्ग मेजरमेंट्स है कि किसी भी तरीके का अटैक हो रहा हो, चाहे डार्क वेब के थ्रू हो रहा हो। ठीक है, एंड डेली कितने अटैक्स होते हैं। हमारे पास प्रिवेंशन है, बट 100% हम नहीं सेफ हैं। यही आपका स्टैट भी कहता है कि 99.9% हम सेफ ही लाइक कर रहे हैं। जी, तो क्या आम जनता को डार्क वेब से किस तरह के खतरे हैं, ये थोड़ी सी एक बता दीजिए। और एक चीज मुझे शुरुआत में भूल गया था जी, वो ये था कि जैसे पहले हम मॉलवेयर अटैक्स के बारे में सुनते थे, ये क्या इधर भी कम हुआ है? मालवेयर अटैक्स भी होते हैं। सबसे पहले मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, आम जनता का डार्क वेब वाला। देखिए, आम जनता को पहली बात तो डार्क वेब का पता ही नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए इंटरनेट मीन्स इंटरनेट। आम जनता को डार्क वेब से कुछ लेना देना नहीं है। उनको तभी समझ आती है जो पढ़ना चाहता है, जो जानना चाहता है, या दूसरा वही तबका है जो उसका इस्तेमाल करना चाहता है। हम तो नॉर्मल इंटरनेट ही यूज कर रहे हैं ना, और हमारे साथ जब साइबर क्राइम होगा उस टाइम पे हम एज अ जो विक्टिम होता है उसको इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है कि डार्क वेब से क्राइम हुआ है, नॉर्मल वेब से क्राइम हुआ है, उसको पता ही नहीं है। एंड उससे इस चीज को वो ठीक भी नहीं कर सकता है। अगर उसको पता भी होगा ना, तो वो अपने आप को पता ही है तो फिर तो बचा ही लेगा, है ना। तो डार्क वेब वाला जो चीज है, वो जो टेक्निकल या टेक्नोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उन लोगों के लिए ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, दो लोगों के लिए मैटर करता है, एक तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो आपको एक्चुअली बचाएगा, और एक जो उसको यूज करना चाहता है। आम लोगों के लिए इतना वो बेनिफिशियल नहीं है। मॉलवेयर वाले पे थोड़ी सी बताइए, क्या ये घटा है? मॉलवेयर अटैक हमारे पास बहुत होते थे पहले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, पहले कम सुनने में आता है। अब अपडेट हो गया ना सारा सिस्टम। पहले हम वायरसेस के थ्रू जाते थे, रैंसमवेयर के थ्रू जाते थे, मालवेयर अटैक, कितने सारे हमारे पास अटैक थे। लेकिन अब हमने क्या कर लिया है, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं, अपनी फायरवॉल ऑन रखते हैं। ठीक है, अपना सिस्टम में हमेशा एंटीवायरस रखते हैं। तो वो सारे अटैक से बचने के लिए हमारे पास फिर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर या एंटी अटैक सॉफ्टवेयर है। लेकिन अब जो है अपग्रेड हो चुका है मामला ना। अब हम जो सोशल मीडिया यूज करते हैं ना, उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। हम वीडियो कॉल्स पे प्रेजेंट है ना, अगर वीडियो कॉल्स पे प्रेजेंट ही ना हो, हम नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो कॉल अटेंड ही नहीं करते हैं, है ना। नंबर से तो मतलब मुझे नहीं करते लोग ऐसे ही होंगे कि नहीं अटेंड करेंगे, नहीं अटेंड करते। और ये जो जेन जी है, जेन अल्फा है, उन लोगों के लिए है कि कॉल का मतलब है कि वीडियो कॉल ही करनी है। ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइट लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जितने ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उतने ही ज्यादा आप अपने आप को एज अ प्रे, राइट। अभी आपको जो मैम बता रही थी कि जेन जी, तो जेन जी वो पीढ़ी है जो 1997 से, यानी 1997 से 2012 के बीच में जो जन्मी है। और जो जेन अल्फा है 2013 से 2024 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है, वो जेन अल्फा में आते हैं। और जो अभी 2025 में जन्म ले रहे हैं बच्चे, ये वाली पीढ़ी अब जेन बीटा की कहलाने वाली है। मैम, अगला सवाल है जी, क्या सरकार और पुलिस अब तक जो कदम उठा रही है वो पर्याप्त है, या अब हमें भी फास्ट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स टीम्स की जरूरत होगी? जी, तो आजकल जिस तरीके से, जिस लेवल पे हमारे केस बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं कहूंगी सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ना। बहुत सारे आप देखिए कि आपके फोन की जो रिंगटोन है ना, वो भी आपको साइबर सेफ्टी रिलेटेड ही है। आप किसी को भी कॉल करोगे तो आपको अवेयर किया जाएगा, अमिताभ बच्चन की आवाज, अमिताभ बच्चन जी की आवाज में। ठीक है, तो
आप देखिए कि ये सरकार का कितनी बड़ी पहल है। हम हमेशा कॉल करते हैं, हर एक इंसान के पास फोन प्रेजेंट है ना, मैक्सिमम जितने भी लोग हैं। तो ये आपको अवेयर करने के लिए ही तो है। तो जब तक देखिए, अपने आप को बचाने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस। ठीक है, हम अब इस ऐसे टाइम में रह रहे हैं कि हम अपने आप को कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा सर्वाइवल ही नहीं है अब। 80% ऑफ आर जो भी हम काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको साइबर स्पेस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप परचेजिंग से ले लीजिए, आप बैंक से आप पैसे निकालना, पैसे लेना, ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजेक्शन सब कुछ, आपको खाना मंगाना है, आपको घूमने जाना है, आपको टिकट बुक करना है, तो हम 90% जी 90% ऑफ द जो काम है वो आपका डिजिटली ही हो रहा है। ठीक है, हम डिजिटल भारत के युग में प्रेजेंट है, तो हम अपने आप को इससे कट ऑफ करके हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, राइट। लेकिन हमें सर्वाइवल करना है अपने आप को बचाते हुए, है ना। हम नहीं चाहते कि कोई हमें फ्रॉड भी करके ऐसे चला जाए, है ना। तो अपने आप को बचाने में दोनों आपकी भी भूमिका उतनी होनी चाहिए जितना आपका सरकार इतने कदम उठा रही है। अगर सरकार सिर्फ कदम उठाएगी और आप लोग अपना अपना दिमाग खोल के नहीं जिएंगे, ठीक है, आँख कान बंद करके बैठेंगे, तो फिर वो कितने भी कैंपेन कर ले, कोई फायदा नहीं, चाहे कितनी ही रिंगटोन चला ले, कितना ही अवेयरनेस कर ले, तो आपको भी अपने आप को जगाना जरूरी है। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए और उनका जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए जो पुलिस या सरकार है जी, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है जब आपके साथ फ्रॉड हो जाता है एंड आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। देखिए, आप 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जाएंगे पुलिस के पास, ठीक है, आप 5 दिन उस चीज से रिकवर होने में ले रहे हैं, और वो भी सिर्फ मेंटली रिकवर होने में ले रहे हैं, है ना। तो फिर सरकार के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं, फिर चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करेंगे ना, रिस्पॉन्ड टाइम जितना कम, हाँ, रिस्पॉन्ड टाइम जितना कम होगा उतना ही आपके बचने की परसेंटेज ज्यादा होगी। तो आप टाइम से, अगर हो भी गया है कि आप सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं बट फिर भी 1% आपके साथ हो गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिस्पॉन्ड करना है। जितना क्विक आप इन्फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट को, उतना ही इजी उनके लिए सस्पेक्ट को पकड़ना होगा। मतलब ये सबसे बड़ी चुनौती है, हम रिस्पॉन्ड लेट करते हैं, जो भी केस सरकार कुछ कर नहीं सकती, वो हमारे एंड हाँ, जी। ओके मैम, जनता खुद को कैसे सुरक्षित कर सकती है खासकर साइबर क्राइम से? जी, मतलब एक डिजिटल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए हमारे पास हाइजीन की, वो अगर आप बता देंगे तो मुझे लगता है कि आज की बातचीत हमारे दर्शकों के लिए सार्थक हो पाएगी, और मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत मतलब मुझे नॉलेजेबल लगा है आज का सेशन। जी, कई चीजें मुझे नई मिली। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों से लेके, ठीक है। तो बच्चों के लिए पेरेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चों के पास भी ऑब्वियसली फोन्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप फोन में आप जब भी देखेंगे ना, एक पेरेंटल कंट्रोल करके आपके पास ऑप्शन होता है सेटिंग्स में जाके, तो आप वो पेरेंटल कंट्रोल ऑन करके रखिए। आपको दोनों चीजों का पता रहेगा कि आपका बच्चा कर क्या रहा है फोन में, ठीक है। एंड जो चीजें आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ना एक्सेस करे, आप उसे ब्लॉक करके भी रख सकते हैं, एंड उसका कंट्रोल ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास होगा। प्राइवेसी सेटिंग होती है आपके पास में, तो प्राइवेसी सेटिंग आप सारी ऑन करके रखिए, ठीक है। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, एंड बच्चे जल्दी से शिकार हो जाते हैं चीजों का, इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती है, ठीक है, और डर भी जल्दी जाते हैं, एंड लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट भी उन्हीं को सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इतना यंग जनरेशन, इतना छोटा बच्चा है, तो उनको सबसे ध्यान से हमें रखने की जरूरत है। स्पेशली जो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है, एक तो ये सारे कंट्रोल भी रखें, साथ के साथ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बताएं भी चीजों के बारे में ना। आप उनसे, क्योंकि आप कुछ चीजों को ब्लॉक करेंगे तो बच्चा आपको बोलेगा ना, मुझसे एक्सेस नहीं हो रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा है, आपने ऐसे क्यों किया। तो यहाँ, क्योंकि ये जो अवेयरनेस है ना, अब आप अपने बच्चों से शुरू कर सकते हैं, तो वहां से बताना शुरू कीजिए, उसे बताइए कि ये चीजें हो सकती हैं, दैट इज वाई आपके पास इतना ही एक्सेस है, और ये आपके लिए इतना ही जरूरी भी है। अपने बच्चे को समझाइए, बताइए, उसके इम्पैक्ट बताइए, ठीक है। उसके बाद आप अपने फोन में भी, आपके फोन में जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपसे बहुत सारी परमिशन बोलता है ना, आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक या फिर यस, है ना। तो आप उसमें चूज कीजिए ना कि नहीं, मुझे नहीं ट्रैक करवाना है, लोकेशन ट्रैक कराना हो गया, नोटिफिकेशन के लिए, कॉल लॉग्स का मांगता है कई बार, राइट। तो ये सारी जो अपने फोन की प्राइवेसीज हैं उनको भी आप हमेशा ऑन करके रखिए। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फोन का जो सॉफ्टवेयर है, टाइम टू टाइम अपडेट आता रहता है, तो उसे टाइम से ही अपडेट कीजिए। वो आप ये मत सोचिए कि मेरा फोन का स्पेस ना चला जाए, ठीक है,
मैक्सिमम हम स्पेस के बारे में वरी करते हैं, नहीं मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर स्पेस नहीं भी है तो अपडेट के लिए जरूर स्पेस बनाइए अपने फोन में, आपको कुछ भी डिलीट करना पड़े, ठीक है। एक्चुअली तो आपका अपना जो सेवियर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस डेटा के बजाय। जो आपके फोन में ऐसे पुराने कितने फोटोज पड़े होंगे जिन्हें आप कभी एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आप अपडेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो अपडेट में आपका सॉफ्टवेयर को वो स्ट्रांग बना रहे होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं इन साइबर अटैक्स के लिए ना, कि वो अटैक ना हो पाए। तो वो इसलिए होते हैं वो अपडेट्स। वो अपडेट आपके फोन की स्टोरेज के लिए नहीं होते हैं, स्टोरेज नहीं घेरना है, सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा मैं सबको बोलूंगी कि आप अपने फोन में एक ऐप है मोबी आर्मर करके, मोबी आर्मर MOBI एंड आर्मर ARMOUR, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। दोनों ही प्ले स्टोर पे प्रेजेंट है, एंड्रॉइड के लिए भी iOS के लिए भी, ठीक है। तो ये ऐप क्या कर सकती है, जब आपको ये पता होगा ना कि आपके पास कोई लिंक आया, आप डाउटफुल सिचुएशन में जब हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक है। अब हम ऐसी सिचुएशन में तो अब प्रेजेंट हैं बहुत सारे लोग कि जहाँ पे एक डाउट हमारे अंदर आता है ना, कि क्लिक करूं या नहीं करूं। तो ये ऐप आपको क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। आप उस लिंक को इस ऐप में जाके पेस्ट करिए, ठीक है, एंड ये ऐप आपको बता देगा कि ये फ्रॉड लिंक है या ये जेन्युइन लिंक है, ठीक है। तो ये आपका लिंक की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे आपके पास QR कोड आते हैं, है ना, जब आप पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं कि इस QR कोड पे, तो वो आप QR कोड भी जाके उस ऐप में पेस्ट कर सकते हैं। वो भी आपको बता देगा कि आप ये ट्रांजैक्शन आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज या बहुत सारी उसमें फंक्शनैलिटीज प्रेजेंट है जिनका आप यूज करके मतलब आप डाउटफुल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। हो सकता है कि जेन्युइन चीज है एंड आप इतने कॉशियस हो गए हैं कि आप जेन्युइन चीज पे भी क्लिक नहीं कर रहे हैं, है ना, इतना भी तो डर जाते हैं, इतना भी नहीं डरना है। तो वो उस डर से बचने के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ दिस ऐप ऑल्सो, ठीक है। मैम इसमें एक फॉलोअप है जी, हालांकि आपने उसको थोड़ा बहुत कवर किया है अभी जी। हाँ जी, आज की डेट में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हाँ जी, हर आय वर्ग का, हर सामाजिक वर्ग का आदमी सोशल मीडिया प्रेजेंस रखता है जी, है ना। हाँ जी, मतलब कई न्यूबॉर्न बेबीज हैं जिनके मम्मी पापा उनका सोशल मीडिया हैंडल चला रहे हैं। हालांकि मतलब वो, जैसे मेरी एक दो लोगों से बात हुई तो उनका कहना ये है कि बच्चे की मेमोरीज हम कहाँ सेव करें, इसलिए हमारे पास हमको टीवीज में लेनी पड़ेगी जी, जी, तो उससे बेहतर है कि हम वहाँ सेव करें, क्लाउड में सेव कर रहे हैं। ऐसे में कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, खासकर सोशल मीडिया के संदर्भ में मेरा एक क्वेश्चन है, जिससे उनकी फेक आईडी ना बने, जो पहला खतरा होता है। उसके अलावा जैसे हम लोगों ने अभी तक बातचीत की डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग और अन्य चीजों की, इसका शिकार होने से वो बच जाएं, ऐसे में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो थोड़ा। तो देखिए, अगर पेरेंट्स का ये कंसर्न है ना कि आपको अपने बच्चे की मेमोरी सेव करनी है, आपको हर चीज सेव करना है, तो उसी सोशल मीडिया में आपके पास ऑप्शन होता है प्राइवेट रखने का चीजों को। तो प्राइवेट रखिए ना चीजें। आप क्यों अपने न्यूबॉर्न बेबी को ओपन टू द वर्ल्ड कर रहे हैं, है ना। दैट इज द लाइक मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर यू। बट दोनों चीज है कि आप अपना जो इमोशनल कनेक्ट है उस टाइम का वो आप सेव करना चाहते हैं, एज ए मेमोरी रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्राइवेट रखिए ना। आपके पास डेटा नहीं है ना, यू वांटेड टू मेक यूज ऑफ द सोशल मीडिया, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप जितनी मैक्सिमम प्राइवेसी सेटिंग लगा के रख सकते हैं वो प्राइवेसी सेटिंग लगा के रखिए। एंड फिर आपका मतलब अपने आप को बचाना जरूरी है। अगर आप कोई इस फील्ड में एज अ करियर इसको नहीं लेते हैं, एज अ करियर ही अगर आपको लेना है तब तो अलग चीज है, ठीक है। एज अ मेमोरी, एज अ स्टोरेज अगर आपको यूज करना है तो उस केस में आप अपने बच्चे की, क्योंकि आप हर चीज से अपने बच्चे को बचा पाएंगे, है ना। आप अपने बच्चे को सेक्सटॉर्शन से बचा पाएंगे, आप अपने बच्चे का डीप फेक से बचा पाएंगे, मतलब फिर कुछ भी नहीं, आप तो हर चीज से अपने बच्चे की आइडेंटिटी सेव कर पाएंगे। मैम क्या स्कूल कॉलेज लेवल पर जी साइबर एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए जी? एक तो ये सवाल है, इसमें एक और सवाल मैं जोड़ दे रहा हूँ जी। जैसे अभी होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा पुलिस अधिकारियों ने इसकी ट्रेनिंग ली है साइबर क्राइम से लड़ने के लिए और साइबर सिक्योरिटी को लेकर। क्या ये ट्रेनिंग हमें बढ़ाने की जरूरत है पुलिस के संदर्भ में भी जी, है ना जी। और क्या स्कूल और कॉलेजेस में भी ये जैसे साइबर एजुकेशन को हमें कंपलसरी कर देना चाहिए हर बोर्ड्स में, क्या ऐसा है? और क्या मतलब इसकी जरूरत कैसे है जी? तो मैं इससे बहुत 100% अग्री करूंगी, ठीक है। जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन्स का या जिस तरीके से हम अवेलेबल हैं, उसी तरीके से हमें साइबर अवेयरनेस स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी एंड
मतलब हर लेवल पे हम ऑफिस, इनफैक्ट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एम्प्लॉय लेवल पे हम लोग प्रेजेंट है, हम लोगों के लिए भी, सबके लिए साइबर अवेयरनेस शुड बी लाइक कंपलसरी। हम लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा भी सारा डेटा ऑनलाइन है ना। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिस सब कुछ ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। हम इनफैक्ट एज अ अचीवमेंट दिखाते हैं, है ना, कि अब सब कुछ हमारा ऑनलाइन है, सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। चाहे कॉलेज लेवल पे बात करूंगी तो एडमिशन से लेके आपका ये रिजल्ट से लेके एवरीथिंग, ठीक है, तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन ना। तो अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी, आपके यूनिवर्सिटीज में, आपके कॉलेजेस में देयर शुड बी अ प्रॉपर ट्रेनिंग टू एवरीबॉडी, कि जिससे आप उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सके। एंड बच्चों के लिए और भी ज्यादा जरूरी है एज अ स्टूडेंट लेवल, क्योंकि उनके साथ क्या होते हैं, जॉब स्कैम्स होते हैं, है ना। ये सारे स्कैम्स तो हैं ही, वो तो नॉर्मल स्कैम्स है, उनके लिए स्पेसिफिक स्कैम है कि आपके साथ जॉब स्कैम भी हो सकता है, ठीक है। आप इतनी फीस जमा कर दीजिए, देन यू कम यहाँ पे इस वाली जगह पे, तब आपको जॉब मिल जाएगी। तो उस चीज से बचाने के लिए भी एक पूरा सब्जेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए, एंड टाइम टू टाइम वर्कशॉप भी कंडक्ट करानी चाहिए, ठीक है। जो भी अपडेशन होता है टेक्नोलॉजी में, वो पता कैसे चलेंगे ना बच्चों को। अब बुक में कुछ पर्टिकुलर चीजें प्रेजेंट है, लेकिन अपडेट भी तो हो रही है ना चीजें, तो टाइम टू टाइम उनको उनकी नॉलेज को रिफ्रेश भी करते रहना चाहिए। प्लस जो पुलिस डिपार्टमेंट में आप बता रहे हैं ट्रेनिंग दी गई है, मेरे ख्याल से वो और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यू जस्ट सी द लेवल कि कितना यूसेज कितना है ना। आपने बोला आई थिंक 1 लाख पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी गई है। मेरे ख्याल से जी हाँ, 1 लाख से ज्यादा पुलिस अधिकारी, हाँ 1 लाख से ज्यादा CYC ट्रेन पोर्टल पर ट्रेन किए गए हैं। जी। तो बाकी और किए होंगे, तो वो मेरे पास डेटा मुझे मिल नहीं पाया जी, मतलब मैं देख नहीं पाया। हाँ, देख नहीं पाए हैं। तो 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा पुलिस वाले भी हैं, हालांकि बहुत अच्छा नंबर है। 1 लाख लोग ऑलरेडी ट्रेंड है दूसरे लोगों को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम जितनी पॉपुलेशन हम रखते हैं इस देश में, उसके हिसाब से आई थिंक वो ट्रेन टू ट्रेन या नेक्स्ट लेवल पे भी जाना चाहिए ये वाला प्रोग्राम ना। तो तभी मेरे ख्याल से हम अपने आप को सब लोग बचा पाएंगे। मैम, आने वाले समय में डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम के निश्चित तौर पे जो हमारी बातचीत हो रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि मामले बढ़ नहीं बढ़ रहे हैं। जी। तो ये किस तरीके का रह सकता है, इसका मतलब हम लोग किस तरीके से वो तैयार रहना चाहिए। एक तो ये जी, क्या AI, डीफेक, वॉइस क्लोनिंग वगैरह है जो भी है जी, ये इसे ज्यादा खतरनाक बनाएंगे, मतलब डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम को। जी, और जैसे जितनी भी बातचीत हो रही है या जितने भी हम रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वो वहाँ एक खतरा हमें दिखता ही है कि AI ना, मतलब वही है कि चाकू की धार है, अब आप कैसे यूज करना है वो वाला। राइट। तो क्या AI से हमें साइबर क्राइम के ज्यादा खतरे नजर आते हैं? जी, और ये किस तरीके से ट्रेंड रहने वाला है, ये थोड़ी सी। जी, सो जो ट्रेंड होने वाला है, मुझे लगता है अभी तो इंक्रीज ही होंगे केसेस, एज पर माय जो भी मैं एज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि हम अवेयरनेस के साथ भी हैं, ठीक है, अवेयर हैं, बट तब भी हम डरते हैं, हम रिएक्ट नहीं कर पाते, हम रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो अवेयरनेस है, लेकिन उस अवेयरनेस का भी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है जब अवेयरनेस के साथ में हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक और इम्पोर्टेंट पिलर है, वो है पेशेंस, ठीक है। तो अवेयरनेस प्लस पेशेंस जब जुड़ जाएगा, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा जागरूक हो जाएंगे, उस टाइम से हम अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। हमारे अंदर एक बेचैनी होती है ना, जैसे हमारे, या तो हमारे अंदर बहुत बड़ा लालच होता है जो कि सभी के अंदर है ना। जब आपको ये बोला जाएगा कि आपकी एक ये इंश्योरेंस की पॉलिसी है, एंड इस पॉलिसी में आपका इतना डिविडेंड है, आप इसको क्यों नहीं क्लेम करते हैं, ठीक है। आपको ये खुद मेरे साथ हुआ है, ठीक है, बिल्कुल, दिस इज लाइक अ रियल एग्जाम्पल। ये खुद मेरे साथ कॉल आई है, एंड उस कॉल पे यही बोला गया कि आपकी ये पॉलिसीज हैं, इसमें इतना डिविडेंड है, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, क्लिक ऑन टू दिस लिंक। एंड उसी के साथ साथ में उनका जो होमवर्क होता है वो इतना अच्छा होता है ना कि हम लोग पहचाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इतना अच्छा होमवर्क होता है कि आपका नाम ये है, आपके पापा का नाम ये है, आपका आधार कार्ड ये है, आप यहाँ काम करते हैं, आप वहां गए थे, आपकी इस नंबर से पॉलिसी है। इट इज लाइक कि आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता, वो क्वेश्चन मार्क ही नहीं आता कि कुछ गलत भी है। एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ है बीच में, एक कोई गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आना था, जी, है ना। तो उनका कॉल आया कि आप अभिजात बोल रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल बोल रहा हूँ जी।
उनसे उस आदमी को मेरा आधार कार्ड नंबर पता था भाई। जी जी जी, मैं खुद वो बता सब रही कुछ हूँ पता आपको था ना, और सब कुछ पता होता है। अब अच्छा जब जी। मैं वो बात पकड़ में ऐसे आई कि उसने जब मुझे बताया तो उसने जी। जो ऑफिस बताया जी उसका नाम कुछ गड़बड़ था, जी, तो आई एम अवेयर अबाउट इट कि Yes, ऑफिस yes. के नाम क्या है। यस मैंने कहा भाई मतलब मैंने उससे नहीं कहा डायरेक्टली, जी। लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि ये फर्जी जी। मामला है और जी, जी। गड़बड़ चल रहा है कुछ। जी 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 तो उसने मुझसे कहा कि आप मुझे अकाउंट नंबर बताएं, ये हाँ। अपना वो बताएं, हाँ। नंबर बताएं, तो जी। मैं आपको तुरंत ही जी ट्रांजैक्शन कर देता हूँ और ये जी, जी। आज लास्ट डेट है। जी जी। तो मैंने उसे बताया, हाँ। तो उसने फिर मुझसे पूछा कि कितने रुपए हैं, आप बैलेंस चेक एक बार कर लीजिए। मैंने कहा 3 रुपए हैं खाते में। तो उसने कहा दूसरा खाता बताइए, मैंने दूसरा बताया, तो उसने कहा कितने रुपए हैं, मैंने कहा उसमें भी मतलब ऐसे ही बताया, कम ही बताया, 50 से कम बताया। हाँ हाँ तो फिर वो बोला इन दोनों में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसे बचा। जी जी जी। और मैं तो पता नहीं वो होता है ना, जब हमें चीजों की अवेयरनेस होती है तो किसी एक पॉइंट पे जाके एक क्लिक जरूर हो जाता है। मेरे केस में मुझे कोई गलती नहीं नजर आई, एक भी पॉइंट मुझे ऐसा नहीं मिला जिसपे मैं डाउट करूं, बट फिर भी ऐसा लगता है कि जब हम सुनते रहते हैं ना कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वो इंटरनली ही सिस्टम ने, सबकॉन्शियस माइंड ने ऐसे अपने आप ही टिक टिक कर दिया कि वेट, है ना, 2 मिनट रुक। तो वो जो 2 मिनट रुकने वाला टाइम अगर आपके अंदर आ जाता है ना, वो हॉल्ट आ जाता है, देन यू कैन सेव योरसेल्फ। तो वो पेशेंस जो 2 मिनट वाला होता है, वो जो थोड़ा लालच साइड में रखने वाला होता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हमारे पास अवेयरनेस प्लस पेशेंस, थोड़ा सा लालच कम, क्योंकि साइबर फ्रॉड है ना, आपको इतना ही आपका डिविडेंड आ रहा है तो चाहिए उस पॉलिसी वाले से थोड़ा थोड़ा कष्ट कीजिए, चल के मिलके आइए, टाइम होता है। तो जितना हम थोड़ा बेसिक में भी जाएंगे ना, जितना कर सकते हैं, तो उतना वो भी आपको हेल्प ही करेगा, वो चीजें भी ना। और मैम क्या हमें अब ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम नेटवर्क्स के लिए और साइबर वार जैसे खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब ऐसा लगता है कि आपको? जी, साइबर वॉर्स जो हैं, हम बहुत सारी वेब सीरीज भी देखते हैं, ठीक है, उन्हें देख के भी हम सीख सकते हैं कि एक्चुअली अब साइबर वॉर तो है, इट इज इन द पिक्चर। ऐसा नहीं है कि वो नहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा डेटा इज द रियल गोल्ड नाउ, या डेटा इज द पेट्रोल नाउ, एंड द कंट्री विच इज जनरेटिंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द डेटा, ऑब्वियसली वो खतरे के साए में तो आएगी। तो मुझे लगता है भारत इज ऑन टू द टॉप मोस्ट लिस्ट एज पर आवर पॉपुलेशन, ठीक है। तो साइबर वॉर तो मुझे लगता है कि हाँ, एंड एक ना बैकग्राउंड पिक्चर में शायद चलता भी रहता है, क्योंकि इतने सारे हैकर्स हैं, वो आर ऑल द टाइम ट्राइंग टू गेट इनटू ब्रीच इनटू योर सिस्टम। तो एक तरीके का साइबर वॉर ही हुआ है ना, कि आपके सिस्टम में, वो चाहे आपकी गवर्नमेंट का सिस्टम है, चाहे आपका खुद का सिस्टम है, जिस भी लेवल पे आप उसे लेना चाहें, तो वो लड़ाई तो है कि आप हमारे सिस्टम में ब्रीच करके हमें इम्पैक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, एंड उससे इसीलिए हमारे पास हम आपको भी पता होगा, मैं बताना भी चाहूंगी कि हमारे पास साइबर लॉ जैसी चीज भी है ना। इससे पहले 2000 से पहले साइबर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो लॉ इसीलिए आया है कि ऑलरेडी ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, एंड अब टाइम के साथ में जितना हमारे पास एआई आएगा, जितना हमारे पास और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट होगी, उतना ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, लॉज का, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। एंड एआई तो खैर इम्पैक्टफुल है ही, अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं तो चाहे डीप फेक हो, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एआई ओनली, क्लोनिंग इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट ओनली, एंड वहां पे तो लाइक ऐसे हो जाता है कि हम डिफरेंशिएट करें तो कैसे करें। नहीं, मेरा ये सवाल है, हाँ मतलब ये भी सवाल है कि डीप फेक, मान लीजिए कोई हमें डीप फेक वीडियो दिख रहा है या वॉइस क्लोनिंग के बाद आ रहा है हमारे पास कुछ, जी, पहचानेंगे कैसे? हम नहीं पहचान सकते, हमें तो सिर्फ पता होता है, हम एज ए कॉमन मैन एंड अ वुमेन, हमें सिर्फ पता होता है कि हमने ये नहीं किया, है ना, आई वॉज नॉट प्रेजेंट, मुझे नहीं पता। मान लीजिए किसी मेरे परिचित का मुझे जी डीप फेक वीडियो आता है, जी, उस आदमी को पता है कि उसका नहीं है, बट मुझे तो नहीं पता है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि फलाने आदमी का ही डीप फेक मतलब ये वीडियो है। अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो, मान अब जैसे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं या कुछ क्लोज सर्कल ऐसा होता है जिस पर आपको विश्वास है कि ये इसका नहीं होगा, बट कुछ कई बार ऐसा होता है कि डाउट तो रहता ही है। अब मुझे पहचानना, तो पहली चीज या कोई कसौटी अभी तक है जिसमें मैं कस के उसको पहचान पाऊं? जहां तक मेरी जानकारी है, तो आपने जो एग्जाम्पल दिया है वो आपके लिए एज अ टेक्नोलॉजी, उसे देख के पहचानना तो बहुत मुश्किल है, माने मैं डायरेक्ट उस आदमी से कांटेक्ट ही, या तो आप उससे कांटेक्ट ही करिए, ठीक है, उस पर भरोसा करिए, एंड अगर उसे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे इन्फॉर्मेशन दीजिए कि रिपोर्ट करे जाके ऐसा भी कुछ हुआ है ना। मैम अब हम बातचीत के अंतिम पड़ाव की हो रहा है, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जी। बातचीत बहुत एंगेजिंग है और मतलब
मुझे लगता है कि अवेयरनेस के लिहाज से बहुत ठीक ठाक बातचीत हमारी रही है। जी। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे दर्शकों को सरल सपाट शब्दों में और सीधे शब्दों में कोई असरदार संदेश देना हो साइबर क्राइम से बचने के लिए, जी। कि वे कैसे सतर्क रहें, खुद को कैसे बचाएं, अपने फैमिली या क्लोज सर्कल को कैसे बचाएं, तो वो क्या होगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि जितने भी सरकार की मुहिम है आप उन सबका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो वो पता होनी भी जरूरी है। तो पता होने के लिए एक मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ, उसका नाम है sancharathi.gov.in करके। ठीक है। आप इस वेबसाइट को एक्सेस कीजिए। इस वेबसाइट पे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को साइबर सेफ कर सकते हैं, ठीक है। आपको चेक करना है फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो सिम है, आपका जो नंबर है, उससे कितने सिम लिए गए हैं, ठीक है। आपके नंबर से, आपकी आईडी से, आपके आधार कार्ड से बहुत सारे सिम लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए आप इस ऐप पे जा सकते हैं, इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। सिमिलरली आप अगर कोई फॉर एग्जांपल कि एक सेकेंड हैंड मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये सेकेंड हैंड मोबाइल फोन चोरी का तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसी इस तरीके की बहुत सारी फैसिलिटीज इस वेबसाइट पे प्रेजेंट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया भी है कि 1930 याद कर लीजिए, जहन में रख लीजिए, और कोई नंबर याद होना हो। उसके अलावा cybercrime.gov.in आपकी वेबसाइट है। जब आपके साथ फ्रॉड हो ही जाता है तो उसके बाद आप इस वेबसाइट पे जाके अपना साइबर फ्रॉड रजिस्टर करा सकते हैं, रिपोर्ट करा सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ में मैं बोलूंगी कि इस वेबसाइट पे एक बुकलेट भी प्रेजेंट है। बहुत बड़ी बुकलेट नहीं है, ठीक है, कुछ पेजेस की बुकलेट है जिसमें बहुत अच्छे और सरल शब्दों में समझाया गया है कि आपको क्या क्या करना है। सारे डूज भी प्रेजेंट है गवर्नमेंट की तरफ से एंड सारे डोंट्स भी प्रेजेंट है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। तो वो चीजें अगर आपको नहीं भी पता है तो थोड़ा सा तो नॉलेज हमको लेनी पड़ेगी। अगर हमारे पास ये नॉलेज नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना सेफली, ठीक है। तो उस नॉलेज को लेने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसी पे बुकलेट प्रेजेंट है, आप उस बुकलेट को जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुकलेट है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी चीजों के बारे में हमने बात करी है कि अपने आप को अवेयर रखिए। अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई ऐसी न्यूज दिखाई देती है ना तो उसे पूरा पढ़िए, सिर्फ एक लाइन पढ़ के मत छोड़ दीजिए। कल किसी और के साथ हुआ है, आज किसी और के साथ हुआ है, तो कल आपके साथ भी हो सकता है। तो अगर आज आप पूरा वो 2-3 पेज का जो भी होता है, कॉलम होता है, आप उसे प्लीज पूरा पढ़िए एंड जो जो जानकारियां उसमें है उसे ग्रहण कीजिए। अपने आप को इमेजिन करिए ना उस सिचुएशन में एंड आप अपने आप को प्रैक्टिस कराइए कि अगर ऐसा हो जाता है तो आपको नहीं वो सारी चीजें करनी है जो सारी चीजें ऑलरेडी होके एक फ्रॉड हो जाता है, जो गलतियां पहले हुई, जो गलतियां हुई है उन्हें ना दोहराया जाए। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आपके एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए। प्लस अगर आप सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम की फॉर्म में बात करेंगे तो हमेशा अपडेटेड सॉफ्टवेयर रखिए, हमेशा एंटीवायरस रखिए अपने सिस्टम में। उसके अलावा आप जो वीडियो कॉल्स भी अगर आपके पास आती हैं किसी अननोन नंबर से या इंटरनेशनल नंबर से अगर आपको वीडियो कॉल आ रही है तो जैसे मैंने अभी बताया sancharathi.gov.in, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं कि आपको इस नंबर से बार बार कॉल आ रही है, आपको परेशानी हो रही है। तो आपको इससे रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड अगर कहीं से थोड़ी सी भी भनक महसूस होती है ना तो आप जरूर रिपोर्ट कराइए पूरा फंसने से पहले, ठीक है। तो इन दिस केस वही आपने हमेशा सुना ही होगा कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस जो भी नेसेसरी है एंड हमें क्योर पे जाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, आपने समय दिया। आप व्यस्त भी थी, उसके बावजूद आपका हमें समय मिला, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे जो चीजें आज मिली हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए, मूल मंत्र मुझे तो लगा एक तो लालच से बचना है जी, और जितना हो सके उतना अपने आंख, नाक, कान जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं सब खुले रखिए, खुला रखना है जिससे आप बच पाए। अवेयर रहिए और आसपास के लोगों को भी अवेयर करते रहिए जिससे आप बच पाए। फिर भी मतलब जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा है कि गारंटी नहीं है, लेकिन हम बचाव कर सकते हैं जितना हद तक हो सके। आपको ये बातचीत उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगी, बहुत जागरूकता वाली लगेगी। आपकी जो भी राय होगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप किस और मुद्दे पर बातचीत देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कर अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी चटका लीजिए जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया। मैं अभिजात कांडपाल, नमस्कार,
आप देख रहे थे पी फॉर पहाड़ न्यूज।